नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। नहीं रही प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा, गांधीनगर शमशान घाट पर दी अंतिम विदाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भाई के साथ दी मुखाग्नि। मुख्यमंत्री धामी ने भी जताया दुख। झपकी लगने से ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हुआ हादसा। जलती कार की खिड़की तोड़कर बाहर निकले। मुख्यमंत्री धामी ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। इलाज का सारा खर्च उठाएगी सरकार। उत्तराखंड में सचिवालय रक्षक, वन दरोगा और स्नातक परीक्षाएं होंगी दोबारा। मामले को लेकर आयोग कार्यालय के बाहर अनोखा प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने सिर का मुंडन कराकर जताया विरोध। ऋषिकेश एम्स में नौकरी से निकाले जाने पर भड़के गार्ड्स। कंपनी और एम्स प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। दोनों पक्षों की वार्ता भी रही बेनतीजा। आंदोलन करने का बनाया मन। उत्तराखंड में पहली बर्फबारी। केदारनाथ धनोल्टी में गिरी बर्फ की फुहारें तो यमुनोत्री में झरने लगे जमने। मसूरी में बारिश से बढ़ी ठंड। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की माता हीराबा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा केदार से प्रधानमंत्री और समस्त परिवारजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति और दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का देहांत हो गया, जिसको लेकर पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और दुख व्यक्त कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मां की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दिवंगत हीराबेन ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निरंतर हौसला दिया और उन्होंने इस देश की सेवा की ओर और करते रहेंगे। जब माँ के व्यक्तित्व से, माँ की प्रेरणा से और माँ के संस्कारों से ऐसा व्यक्ति जो आज भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, आज बड़ा दुख का दिन है। हीराबेन जी हमारे बीच में नहीं रही। मोदी जी के व्यक्तित्व को निखारने में इतना बड़ा योगदान उनका रहा। स्वयं मोदी जी ने भी अनेकों स्थानों पर उनके संघर्षों की चर्चा की है। गढ़वाल सीट से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने संसद में उत्तराखंड की लोक भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भांति संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में मांग की है। जिसके बाद कोटद्वार पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिस प्रकार अन्य प्रदेशों की पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, उसी प्रकार उत्तराखंड प्रदेश की गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अपनी बोली भाषा उसको भी संवैधानिक दर्जा मिले, 8वीं अनुसूची में आए, ये डिमांड मेरी थी पार्लियामेंट के अंदर और ये जनता की डिमांड है। क्योंकि जिस तरह अन्य स्टेटों के अंदर वहाँ की भाषा, चाहे उड़िया हो, मलयालम हो, भाषाओं को एक संवैधानिक दर्जा मिला है, तो मेरा था कि हमारे को भी मिलना चाहिए। नए साल से सरकार के मंत्री और आईएएस अधिकारी हर महीने विकासखंड का भ्रमण करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखा है और सभी से भ्रमण योजनाओं की समीक्षा के साथ ही रात्रि प्रवास करने के लिए कहा गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सूबे की सियासत में वार पलटवार शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जनहित के मुद्दों को नहीं उठा पा रही है। यही कारण है कि आम जनता के विकास और फीडबैक के लिए सरकार ने प्रभारी सचिवों और मंत्रियों को ब्लॉक वार प्रवास पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं।
वहीं इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने जवाबी वार किया है। कांग्रेस उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल है, वो सब प्रकार के प्रयास करें, और क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का भी महत्व होता है, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस है आंतरिक द्वंद्व से जूझ रही है, और जब आंतरिक द्वंद्व से कोई दल जूझता है तो उस पर पास फिर सामाजिक विषय नहीं होते हैं, जनता से जुड़े हुए सवाल नहीं होते हैं, और अपना अस्तित्व बचाने की वो लड़ाई उनके बीच में आज दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनर्गल बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल गए हैं कि 6 साल से इस राज्य में किसकी सरकार है और सत्ता की क्या जिम्मेदारियां। अगर वो सत्ता का निर्वहन सही तरीके से कर रहे होते तो आज राज्य के अंदर जनता को सड़कों पर न उतरना पड़ता, बेरोजगारों को सड़कों पर न उतरना पड़ता। राज्य में चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, पटरी से उतरा हुआ बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में आपने देखा कि सबूतों। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। वह कार से उत्तराखंड जा रहे थे, तभी रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई और कार पलट गई। इस हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया और पंत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत के इलाज का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया है। बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी जो भी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। उत्तराखंड भाजपा के आला पदाधिकारियों ने महिला मोर्चा की नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल समेत तमाम महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस मौके पर निकाय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। वहीं महिला पदाधिकारियों ने भाजपा को बूथ स्तर तक और मजबूत करने की दिशा में दिशा निर्देश दिए। हमारे जितने पदाधिकारी होते हैं वो 6 उपाध्यक्ष, 6 मंत्री, 2 महामंत्री, मीडिया, ये हमारा गठन हो चुका है। और आगे अभी हमारे सोशल मीडिया है, अभी हमारे प्रवक्ता हैं, अभी हमारे और भी पदाधिकारी हैं, वो अभी बनने हैं। तो इसमें यही तय होगा कि वो कब तक ये बन जाएंगे। नए साल के आगमन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने रेस्टोरेंट्स, होटलों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा आबकारी विभाग ने 24 घंटे शराब की दुकानों को खोलने का आदेश पारित किया है। इसको लेकर अब उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार एक समय दारूबंदी की तरफ इस प्रदेश को लेकर जा रही थी और सरकार का कहना था कि हमारी देवभूमि है, यहां पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक तुगलकी फरमान आया है कि 2 जनवरी तक दारू के सभी ठेके 24 घंटे खुले रहेंगे। निश्चित रूप से ही ये बेहद निंदनीय है। है वो दल, उस दल की सरकार है इस समय प्रदेश में जो शनेह शराब बंदी की ओर प्रदेश को ले जाने की बात करती थी, इसको समाप्त करने की बात करती थी। देवभूमि हमारा प्रदेश कहलाता है, इसलिए यहाँ शराब का वितरण नहीं होना चाहिए, इसकी तरफदारी करती थी। उस पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में घर घर मोबाइल वैन से दारू बंटवाई, उसके साथ चखना भी बंटवाया। और अब आप सोचिए कि जो मातृशक्ति हमारी आंदोलनरत हुई, हमसे लगभग 200 दुकानें ज्यादा, कांग्रेस के कार्यकाल से 200 दुकानें शराब की ज्यादा खुलवा दी हैं भाजपा सरकार ने। देखिए, कांग्रेस को उस वक्त विरोध करना चाहिए था जब हरीश रावत जी ने देवप्रयाग में शराब की फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया था। कांग्रेस को उस वक्त विरोध नहीं दिखा जब हरीश रावत वैन से शराब बिकवाते थे पूरे प्रदेश में। लेकिन हमारे होटल व्यवसायियों का, हमारे रेस्टोरेंट के मालिकों का, जो नव वर्ष के दौरान केवल 4 से 5 दिन का पर्यटक सीजन उनका है, उनकी मांग को मद्देनजर रखते हुए अगर सरकार ने निर्णय लिया तो। पौड़ी में पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्राधिकारियों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों को अपने क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और बारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं जहां नववर्ष के आगमन पर पार्टियों का आयोजन किया जाता है। एसएसपी ने बताया कि इस दौरान हुड़दंग करने वाले उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो क्षेत्र जो है राजस्व क्षेत्र है। जल्द साल 2023 की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नए साल के उपलक्ष्य में कई सैलानी देश विदेश उत्तराखंड पहुंचते हैं।
जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती है, जिसके लिए प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। बता दें, कोविड के चलते बीते सालों की तुलना में इस साल अधिक संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वहीं प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक कैफे, रेस्टोरेंट, बार जैसे तमाम स्थानों को 24 घंटे खुला रखने की मंजूरी सरकार दे चुकी है। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जिले में व्यवस्था और अनुशासन को कायम रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग पे तो हम लोग हमेशा चेकिंग करते हैं और इस बार भी हमारी क्योंकि ड्यूटीज़ 24 घंटे हैं, बैरियर पॉइंट्स हैं, ड्यूटी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना की जाए और एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो कम रहे। जैसे क्योंकि नया साल आ रहा है तो काफ़ी पर्यटक यहाँ आते हैं, स्पेशली मसूरी में, तो ट्रैफिक और चक्राता में, नाका मंडल साइड में, तो ट्रैफिक पुलिस को बता दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जो टनकपुर कोतवाली पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने नववर्ष को लेकर मां पूर्णागिरी धाम में होने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। बता दें कि मां पूर्णागिरी धाम में 31 दिसंबर और नववर्ष पर दर्शन के लिए हजारों तीर्थयात्री पहुंचते हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर ऋषिकेश पुलिस ने कमर कस ली है। किसी भी प्रकार के हुड़दंग को रोकने और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर पार्टी का आयोजन करने वाले संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले रात 12:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है और समय सीमा के बाद आयोजित होने वाली पार्टियों में मौजूद लोगों और संचालकों पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। वहीं शोरगुल करने वाले डीजे को भी जब्त किया जाएगा। 31 न्यू ईयर को लेकर के हमारी चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था है। हमने ड्यूटी चार्ट बना लिया है। हर चौराहे पे, हर उस स्पॉट पे हमारी जहां पर पूर्व में हुड़दंग होने की संभावना रहती थी, सारे आयोजकों की बुला करके हमने मीटिंग कर ली है और जो कुछ रह गए हैं उनकी कल मीटिंग आउट की गई है। उन सबको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि रात्रि में जब न्यू ईयर जैसे शुरू होगा उसके बाद 12:30 बजे के बाद में कहीं भी कोई डीजे जश्न नहीं मनाया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सचिवालय रक्षक, वन दरोगा और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं को दोबारा कराने का फैसला किया है। इसको लेकर वन दरोगा परीक्षा के अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि आयोग को दोबारा परीक्षा नहीं करानी चाहिए, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती होनी चाहिए। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के फैसले पर अपने सिर का मुंडन करा दिया और आयोग के चेयरमैन जब कार्यालय से बाहर निकल रहे थे तो गेट के सामने बैठकर विरोध करने लगे। और साथ पास हम गए थे, हमारे जो है न्यूज़पेपर में बड़े-बड़े पोर्टल में छापा था उन्होंने। सरकार के लिए जो है बहुत। ऋषिकेश एम्स की सुरक्षा में तैनात आउटसोर्स कंपनी के सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड नौकरी से निकाले जाने पर भड़क गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एम्स परिसर में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हंगामा हुआ तो मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी पहुंची और गार्ड्स की एम्स प्रशासन के साथ वार्ता बेनतीजा रही। फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड्स ने आंदोलन करने का मन बना लिया है। गाडू मेन नंबर गेट 3 पे, ठीक है। मैंने साहब कोविड काल में यहाँ पे काम किया है और उस दौरान मैंने देखा है कि हम गार्डों को वो कार्य किया गया है कि जैसे पीपी किट पहनना, इमरजेंसी में जो पेशेंट आ रहे थे वो हमको ही डॉक्टर समझ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे सामने फेस हमने ही करना पड़ा, ठीक है। और विश्वास नहीं करोगे साहब, ये कार्य करते करते मैंने अपने 6 महीने के बच्चे को पॉजिटिव, अपनी 9 साल की बेटी को पॉजिटिव, अपनी वाइफ को पॉजिटिव, मैंने अपने घर में कितने पॉजिटिव किए हैं साहब। 18 दिन के जब हमें लॉक किया गया घर में, यहाँ पे एम्स प्रशासन की तरफ से और हमारे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई और हमारी सैलरी काटी गई और हमको बीच बीच में फोन करके कहा कि नौकरी से हटा देंगे, ठीक है। इस सेवा का ये आपको परिणाम मिल रहा है साहब। देखिए, एक ऐसा है कि हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट से सिक्योरिटी गार्ड लेने का आदेश आया हुआ है, जो हमने कागज जो है लेटर्स जो आ रखे हैं वो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि थ्रू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट ही हमारे को सिक्योरिटी गार्ड लेना है। इनको लेने का हमारे को दिवाली से ये हो रहा था, उनको पूछा जा रहा था कि क्यों नहीं रखे, तो वो फेस्टिव सीजन रहने के कारण हमने उस टाइम में थोड़ा सा डिले। उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में कालाढूंगी में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और इस कैंप में आयोजन में हजारों लोगों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया।
शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, छाती रोग विशेषज्ञों ने मरीजों को देखा और रक्तदान के लिए नौजवानों को भारी संख्या में हिस्सा लेने पहुंचे। रक्तदान स्वयं कर रहे हैं, जिससे हम सब स्कूल में हम सबको सौभाग्य मिला। रक्तदान शिविर, उसके साथ साथ एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का सेंट पीटर स्कूल में आज एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से यहाँ पर IRB के कमांडेंट श्रीमान सुखवीर जी ने स्वयं रक्तदान करके उस कैंप का प्रारंभ किया। और मुझे लगता है श्रेष्ठ लोगों के इस आयोजन के माध्यम से बहुत सारे लोग। दिनेशपुर के कालीनगर गांव में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से एक परिवार का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी किसी को नहीं पता और आसपास के लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। जब तक आग बुझाते तब तक घर में रखा पूरा सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके बाद पूरा परिवार शासन प्रशासन से मांग कर रहा है कि किसी तरह से घर में रखा सामान जो जल चुका है उसका मुआवजा दिया जाए। वो क्या है? इनके घर पे कोई नहीं थे और कोई स्कूल वगैरह गए थे बच्चे और कोई मतलब कि कामकाज करने वाले बंदे हैं, सारे हैं घर के ही। तो अचानक लग गए आग और हमें बिल्कुल पता ही नहीं लगा। जैसा आग लगे फिर हम पड़ोसी सारे इकट्ठा होके जैसे तैसे बिल्कुल पहले तो आग इसमें बुझाने की कोशिश की है और आग पहाड़ी इलाकों में दिन भर मौसम खराब रहा और केदारनाथ में 1 घंटे तक हल्की बर्फबारी हुई। धनोल्टी में बर्फ की फुहारें गिरी, जबकि टिहरी और रुद्रप्रयाग में बूंदाबांदी हुई। बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वहीं लोगों ने ठंड से बचने के अलावा और हीटर का सहारा लिया। वहीं यमुनोत्री धाम सहित आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि कड़ाके की सर्दी के कारण नदी, नालों और झरने का पानी भी जमने लगा है। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जगह जगह गिरने वाले झरने भी जमने लगे हैं। खबर उत्तराखंड के लालकुआं क्षेत्र से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने हीराबेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि माता हीराबेन के संस्कार ने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व दिया। इस दुख की घड़ी में हम सब प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सादगीपूर्ण व्यक्तित्व का आज निधन हुआ है और निश्चित रूप से ये माननीय मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि उनको अपनी माँ से जो है जैसे सभी की तरह अब अगाध प्रेम उनका जो हमें कई बार हम लोगों को हमें देखने को मिला है। तो हम सब लोग भी बहुत शोक संतप्त हैं और इसी क्रम में लालकुआं नगर में भी शोक सभा का आयोजन कर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, इसके लिए प्रार्थना। खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है, जहां घोड़ानाला स्थित स्कूल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आधुनिक साइंटिफिक लैब का शुभारंभ किया। साथ ही विद्यालयों के बच्चों से लैब में रखी मशीनों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि यहां नीति आयोग की ओर से एक आधुनिक लैब का निर्माण कराया गया है, ताकि बच्चे तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकें। कहा कि जब तक आपकी सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है, इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसको स्थगित करना पड़ रहा है। वो मामला ठंडे बस्ते में चलेगा। उसको फिर मैंने पुनर्जीवित किया है बीच में। लेकिन आज मैं मंत्री जी के पास गया था करीब 4 दिन पहले। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा, वन एवं पर्यावरण मंत्री जी श्रीमान यादव जी, कि चाहे आप आज नहीं तो कल ये ज़मीन हमको देनी पड़ेगी, मकान हमको देनी पड़ेंगे, मालकाना हक हमको देना पड़ेगा। देखिए, माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार और हमारी धामी जी की प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इन्हीं सबको लेकर प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा सभी को मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे बिंदु खत्ता क्षेत्र में चाइल्ड सेकेंडरी स्कूल द्वारा इस दिशा में